आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में ये बताया गया था कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन कौन सी स्कीमें चलाई जाती हैं। वो है 3: ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई। ईडीएलआई जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। आज इस स्कीम के बारे में इन डिटेल हम समझेंगे कि इसमें क्या बेनिफिट है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय ईएफओ ड्यूरिंग द ईयर 76। मेजर चेंजेस हैव बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर 16, 18 एंड 2020 कि ईपीएफओ ने 1976 में ये स्कीम लॉन्च की थी ईडीएलआई, और इसके अंदर जो मेजर चेंजेस की गई हैं वो 2016 में, 18 में, 20 में। नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी। एनी एम्प्लॉय हु हैज एन ईपीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली बिकम एलिजिबल फॉर ईडीएलआई स्कीम। कोई भी एम्प्लॉय जो कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर है, वो ऑटोमेटिकली ईडीएलआई के लिए एलिजिबल है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट है कि कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू द स्कीम एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय, मैक्सिमम ऑफ ₹75 पर हेड। एम्प्लॉय हैज नथिंग टू पे। मीन्स कि जो इसका जो प्रीमियम है वो कौन पे करता है? वो एम्प्लॉयर पे करता है। एम्प्लॉयर पे करता है एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ द बेसिक पे। सपोज किसी की बेसिक पे 10,000 रुपए है तो उसका 5% क्या बनेगा? 50 रुपए। तो मैक्सिमम जो इसमें अमाउंट है, प्रीमियम है, वो है 75 पर हेड, और वो एम्प्लॉयर पे करता है। इसमें एम्प्लॉय को कुछ नहीं पे करना है। ये स्कीम एम्प्लॉय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ द स्कीम। When an employee dies either during the course of performing duties in the company or due to accident/ailment, जब किसी एम्प्लॉय की डेथ, चाहे वो काम करने के दौरान कंपनी में हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, या किसी बीमारी की वजह से हो जाए, और या वट एवर में बी द रीजन, चाहे कोई भी रीजन होगा, किसी कारण डेथ हो गई है, देन ही इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ ईडीएलआई। नेक्स्ट है कि सर्विस रिक्वायर्ड। No minimum service is required. Any member of the EPF covered as long as they are an active member. कि इसके अंदर कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, 1 साल 2 साल कुछ नहीं है। जो भी ईपीएफ का अकाउंट होल्डर है, जब तक वो एक्टिव मेंबर है, एक्टिव मेंबर इन द सेंस ऑफ कि जब तक वो स्कीम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए एलिजिबल है। यदि किसी एम्प्लॉय की डेथ मान लो कहीं बाहर होती है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था और वो 1-1.5 महीना कंपनी में नहीं आया, तो लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय उसके रोल पे था, और ये उसको अब्सेंट या उसको मेडिकल लीव पे दिखाना पड़ेगा, तभी वो एक्टिव मेंबर रह पाएगा। यदि उसने ये कहा कि ये था ही नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, तब वो एलिजिबल नहीं होगा। मतलब ये है कि नेटसेल में जो कंपनी का एम्प्लॉयर है वो उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा दैट ही इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द। बेशक वो हॉस्पिटलाइजेशन था, लेकिन उसको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। द ईडीएलआई स्कीम इज पोर्टेबल, मीनिंग इट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन इफ एनी एम्प्लॉय चेंज। इसमें ये कहा गया है कि पोर्टेबिलिटी है कि यदि कोई एम्प्लॉय आज कंपनी ए में काम कर रहा है, कल को कंपनी बी में चला जाता है, तो उसकी जो जॉब की कंटिन्यूटी है वो सेम रहेगी। जॉब की कंटिन्यूटी मीन यदि वो वहां पे भी कंट्रीब्यूट करेगा, ईपीएफ को पहले भी कर रहा था, तो इसलिए वो भी ईडीएलआई के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है फैमिली बेनिफिट। इन द इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉय डेथ, द नॉमिनी और लीगल हेयर्स कैन क्लेम द बेनिफिट। यदि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो उसके नॉमिनी हैं, फैमिली के नॉमिनी या फिर जो उसके लीगल हेयरी हैं, वो इस बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस में जाके। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लमसम अमाउंट। ये जो लमसम अमाउंट मिलना है उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है?
जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 76 में और इसमें मेजर चेंजेस की गई थी 16 में, 18 में, 2020 में। तो जिनकी डेथ 15/2/2020 से पहले की हुई है उसमें ये वाला फॉर्मूला था, और उसके बाद 16/2/20 में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ 28/4/21 को, उसमें ये वाला था। हम सबसे पहले वो समझते हैं जो 15/2/20 से पहले में था, उसमें है 30 × 15,000। अब ये जो 15,000 है, जैसा कि पहले बताया गया है, ईपीएफओ के अंदर मैक्सिमम फंड जो कटता है वो 15,000 पे ही कटता है। 15,000 का मतलब है 12% कटता है, तो मतलब 1800 पर मंथ एम्प्लॉय के अकाउंट में जाता है। ये सीलिंग है, हर एक चीज के लिए 15,000 ही काउंट होता है, चाहे किसी की सैलरी 50,000 है या 60,000 है, डज नॉट मैटर। लेकिन जो इसके लिए कैलकुलेशन होगी फंड के लिए ओनली 15,000 की, इसीलिए यहाँ पे 30 वेजेस, 30 महीने की वेजेस इंटू 15, ये प्लस 1,50,000 रुपए, 1,50,000 में बोनस है। और यदि हम वो टोटल अमाउंट बना 6 लाख रुपए, 30 × 15 4.5 लाख और 1.5 लाख, ये टोटल अमाउंट बना 6 लाख। अब आ गई बात 16/2/2020 के में, उसमें क्या हुआ, उसमें वही फॉर्मूला है 30 डेज और 15,000 प्लस 2,50,000। जो पहले बोनस 20 में 1.5 लाख रुपए था, वो गवर्नमेंट ने बोनस को बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया। इसलिए आज की डेट में जब पेमेंट होती है 7 लाख रुपए की है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉई, उसके जो नॉमिनी है उनको मैक्सिमम पेमेंट जो होगी 7 लाख रुपए की होगी। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हमने लिया मैक्सिमम 15,000 वेजेस सैलरी। यदि किसी की मान लो सैलरी है ही 10,000 तो उसको कैसे करेगा, उसका फॉर्मूला ये है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज एन एम्प्लॉई हुज बेसिक पे इज रुपी ओनली 10,000, 15 नहीं है, उसकी 10,000 है, एंड लेंथ ऑफ सर्विस इज 4 ईयर। जैसा कि मैंने बताया, इसमें लेंथ ऑफ सर्विस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे किसी की 6 महीने है, साल है, डज नॉट मैटर। और यहाँ पे 4 साल की है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला वही है, 10,000 रुपए उसकी मंथली वेजेस है, तो वो आ गया 3 लाख और 2.5 लाख रुपए बोनस है, तो उसको टोटल मिलेंगे 5.5 लाख रुपए। यदि उसकी बेसिक 15,000 होती तो 7 लाख मिलते। अब तो अगर बेसिक ही कुल 10,000 रुपए वर्कर होगा तो इसलिए उसको मिलेंगे 5.5 लाख रुपए। इसका नेक्स्ट है टू हुम पेमेंट इज मेड। ये पेमेंट जो है किसको मिलेगी, ये मिलेगी द ETLI बेनिफिट्स आर पेड टू द रजिस्टर्ड नॉमिनी। जो डिजीज एम्प्लॉई है जिसकी डेथ हो गई है, यदि उसमें कोई रजिस्टर्ड नॉमिनी है उसको मिलेगी। और इफ नो नॉमिनी इज रजिस्टर्ड, यदि कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, देन टू द लीगल हेरी ऑफ द डिजीज एम्प्लॉई। जिसकी डेथ हो गई है उसका जो लीगल हेरी, जो कानूनी उत्तर अधिकारी है, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट के थ्रू, जो उसको मिलेगी। उसके क्लेम प्रोसेस की, क्लेम को किस तरह से आगे बढ़ाना है, प्रोसेस कर रहा है। द नॉमिनी और लीगल हेरी नीड्स टू सबमिट फॉर्म नंबर 5 IF duly filled in along with the supporting documents like death certificate and bank account detail। कि जो नॉमिनी या जो रजिस्टर्ड नॉमिनी है या जो लीगल हेरी है, वो फॉर्म नंबर 5 IF को प्रॉपर फिलअप करना है। उसके अंदर कॉलम है, फिलअप करने के बाद उसका नॉमिनी क्लेम कर रहा है, वो अपना डिजीज एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा, अपनी बैंक की डिटेल लगाएगा और आधार कार्ड लगा के वो वहां पे रीजनल ऑफिस है, जो EPF का जो रीजनल ऑफिस होगा वहां पे सबमिट करना है। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन का भी प्रोविजन है, जैसे किसी को कंफर्टेबल हो वो इस चीज को कर सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर रोल। द एम्प्लॉयर नीड्स टू सर्टिफाई द क्लेम। अब जिस कंपनी में जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है, जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय काम करता था, तो वो जो एम्प्लॉयर है, जो भी वो फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जो क्लेम फॉर्म है, उसको वेरीफाई करेगा। उसके जो एंटीसीडेंट्स हैं, उसके जो पर्टिकुलर हैं, उसको वो वेरीफाई करेगा, तभी वो रीजनल ऑफिस वाले EPF वाले लेंगे। यदि वो नहीं वेरीफाई किया होगा तो वो क्लेम जो है वो माना नहीं जाएगा। तो उसकी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है उस एम्प्लॉयर का।
नेक्स्ट है डिसबर्स द पेमेंट विद इन टाइम बाउंड मैनर। अब ये जो इसकी जो पेमेंट है वो एक टाइम बाउंड मैनर में होनी है। वो क्या है कि एज पर रूल इफ द क्लेम इज नॉट सेटल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द क्लेम, यदि क्लेम के 30 दिन के अंदर क्लेम जब मतलब वहां ईपीएफओ के ऑफिस में पहुंच जाए उसके 30 दिन के अंदर उनको सेट करना है, ईपीएफ कमिश्नर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट 12%। और यदि वो क्लेम जो है 30 दिन के अंदर नहीं होगा, नहीं किया जाता किसी वजह से, तो जो ईपीएफ का जो कमिश्नर है वो उस अमाउंट पे 12% ब्याज देगा। उस अमाउंट पे उसे एट द रेट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% जितने दिन की डिले हुई है। नेक्स्ट है द पेमेंट इज मेड बाय द रीजनल ईपीएफ ऑफिस। ये जो पेमेंट करेगा रीजनल ईपीएफ ऑफिस करेगा। और इसके लिए फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम यू कैन अप्लाई ऑन, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ ये ईपीएफ इससे EDLIS से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ सब प्रोवाइड कर दी गई है। इवन दो यदि कोई ऐसी आपका इश्यू है जो इसमें नहीं कवर अप हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स जाके रेज कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट आपको रिप्लाई मिलेगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। और यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।